हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करना है। हमारे पास ये आकृति दिख रही है। इस आकृति में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात को बताना है। और भी प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो बीच में है, यहाँ पर क्या आएगा, यही बात को बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। हमारे पास ये बॉक्स के अंदर जो ये त्रिभुज बना हुआ है, आकृति में बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ है, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात को बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 39 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 38 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। चलेंगे देखेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, यदि 4 गुना 3 भागा 6 का अर्थ है, इसको 1 के बराबर लिखे हैं, तथा 15 गुना 4 भागा 9 को 10 हो तो 16 गुना 3 भागा 10 है ना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग 4 गुना 3 प्लस 6 है ना, इसमें एक कैसे बना सकते इसको। जैसे यहाँ पर है 4, उसके बाद में क्या है गुना, उसके बाद में है 3 भागा है 6। इसको उसने एक कैसे किए हैं इसको ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा, का लॉजिक लगेगा, इसको पहचानेंगे। यहाँ पर अगली बार में क्या किया गया है, जो 15 है ना, 15 गुना 4 भागा जो 9 है, इसको उसने 10 कैसे लिखा है, इसको भी चेक करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर लॉजिक का लगेगा, इसको पहचानेंगे। यहाँ जहाँ भी गुना है ना मेरे दोस्त, हम आपको हिंट दे रहे हैं, जहाँ भी गुना है इस गुना के जगह पर तुम्हें ले लेना है प्लस, गुना के जगह पर ले लेना है प्लस। और जहाँ भी भागा है, ये जहाँ भी भागा है मेरे दोस्त, जहाँ भी भागा है इसके जगह पर तुम्हें क्या लेना है, भागा के जगह पर तुम्हें लेना है माइनस। ठीक है। यानी गुना के जगह पे तुम्हें प्लस लेना है, अब भागा के जगह पे माइनस लेकर इसको चेक करो। चेक करो तो यहाँ पर क्या है, 4 गुना है, तो गुना के जगह पे हम लोगों को लेना है प्लस, भागा है, भागा के जगह पे हम लोगों को लेना है माइनस। अच्छा मेरे दोस्त, इसको हम बोर्डमास के तरीका से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बोर्डमास के तरीका से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्लस होगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइन 7 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 1 कैसे होगा, हो यहाँ 6 न होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि 7 गुना के जगह पे हमने प्लस ले लिया 3, अब भागा के जगह पे हमने तो माइनस ले लिया, लेकिन अंक वही ना रहेंगे 6। अब इसको सॉल्व करेंगे बोर्डमास से, तो 4 और 3 7, 7 यहाँ पर माइनस का 6 है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पर एक इसी लॉजिक को यूज करके उसने लिखा है। जब ऐसा बात है दूसरी समीकरण में सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए। तो देखेंगे गुना के जगह पे हमें लेना है 15, गुना के जगह पे हमें लेना है, सॉरी गुना के जगह पे हमें लेना है प्लस 4, अब भागा के जगह पे हमें लेना है माइनस। अब इनको हम बोर्डमास से सॉल्व करेंगे तो 15 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 19 हो जाएगा। अब 19 में से 9 को हम घटाएंगे, बिल्कुल 10 बन जाएगा। और प्रश्न में भी 10 दिया गया। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर गुना को उसको चेंज कर दिया प्लस में, अब भागा को उसने चेंज कर दिया माइनस में। सेम लॉजिक यहाँ पर हमारा जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है मेरे दोस्त, 16 गुना 3 भागा 10, इसी को निकालना है। सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे, इसको निकालना है ना। तो क्या है मेरे दोस्त, 16 है।
उसके बाद में क्या है 16 के बाद क्या है गुना, तो गुना के जगह पे हमें लेना है प्लस कितना तो 3, उसके बाद में है भागा, भागा के जगह पे हमें लेना है -10। बस इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा कितना होगा। इसको सॉल्व करेंगे बोडमास से, तो 16 में 3 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। और 19 में से जब हम 10 को घटावेंगे मेरे दोस्त तो कितना बचेगा, 19 में से 10 को घटावेंगे तो 9 बचेगा मेरे दोस्त। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा 9। 9 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा भरोसा के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न 2 नंबर कथन और निष्कर्ष से लिया गया है। कह रहा है सभी पेड़ चट्टान है, सभी पेड़ चट्टान है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हम वेन डायग्राम बना लेते हैं पेड़ का। ये जितना भी पेड़ है, ये सभी पेड़ क्या है, ये सभी पेड़ जो है ये चट्टान के भीतर में आ जाएगा। तो चट्टान को हम च लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कथन सभी चट्टाने कप है, सभी चट्टाने कप है। तो ये जितना भी चट्टान है ना मेरे दोस्त, ये सभी चट्टान क्या है, कप है। तो ये कप के भीतर में आ जाएगा, क से कप। ठीक है, तो इसका हम कुल मिलाकर वेन डायग्राम तो हमने बना लिया। अब हम निष्कर्ष चेक करेंगे, कैसे करते हैं देखो ध्यान से। निष्कर्ष नंबर 1, पहला सभी पेड़ कप है। देखो पेड़ का जो मेरे भाग इतना है ना, जो पेड़ का सर्किल इतना गोला जो है, क्या सभी पेड़ का जो गोला है एक कप के भीतर आ रहा है। आ कप का सर्किल ई वाला है बाहर वाला, आ पेड़ का सर्किल ई वाला है ना। तो ये बताइए ये पेड़ का जितना भाग है सारे का सारे कप के भीतर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर इस सर्किल के भीतर में बिल्कुल ई छोटका आ रहा है, यानी कप के भीतर में पूरा आ जा रहा है पेड़। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा का निष्कर्ष क्या है, कुछ कप पेड़ है, ये भी सही है। कैसे मेरे दोस्त, देखेंगे इतना बड़ा क्या है, तो कप का गोला है। इसी गोला में से इतना गोला किनका है, पेड़ का। तो इसका मतलब इस कुछ गोला यहाँ तो घिरा हुआ है पेड़, यानी कप का इतना भाग घेरा है कि नहीं, पेड़, बिल्कुल। यानी कप का मेरे दोस्त इतना गोला जो है ना वो पेड़ घिरा हुआ है। इसका मतलब ये भी बात सही है, दोनों सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त इस तरीके के प्रश्न को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्त, दर्पण प्रतिबिंब में हम आपको कुछ कंसेप्ट बताते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में एक्चुअल होता है क्या, इसमें दायां और बायां आपस में चेंज होते हैं, ऊपर नीचे चेंज नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम अपना चेहरा जब शीशा में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं लोग, तो हमारा जो दायां हाथ है वो बायां तरफ दिखता है और जो बायां हाथ है वो दाएं तरफ दिखता है, बिल्कुल। सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है। यहाँ से कंफर्म है कि दायां और बायां आपस में चेंज होते हैं, ऊपर और नीचे सेम रहता है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। तो इसका जो इसका जो आरेख बनेगा, कैसे बनेगा, इसका चित्र देखो ध्यान से। इसका जो चित्र बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर जो एरो है ये क्या है, दर्पण में इधर होता है बायां, इधर होता है दायां, क्योंकि हमारा दायां इस साइड में है, हमारा बायां इस साइड में है, तो दायां बायां होता है, तो दायां चेंज हो जाता है बायां में। तो ये जो एरो है यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आई देखो ई आ जाएगा यहाँ पर। ये बात समझे कि नहीं समझे, दर्पण में ई एरो दाएं बगल में, तो प्रतिबिंब में ई आ जाएगा बाएं बगल, तो ये बाएं बगल में आ गया, बिल्कुल। अच्छा, ई वाला जो है एरो, ई वाला जो एरो है नीचे की तरफ बाएं बगल है, तो ई चला जाएगा दाहिने बगल, ऐसे। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में एरो इस प्रकार नहीं बना हुआ है वो ऑप्शन ही गलत है। तो ये एरो नीचे की तरफ नहीं बन सकता, इसीलिए सी गलत। ये एरो इस साइड में कभी बन ही नहीं सकता, इसीलिए डी गलत। ये एरो नीचे की तरफ कभी बन ही नहीं सकता, इसीलिए ए गलत। बचा क्या, ऑप्शन बी। यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से इसको बनाया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा तरीका बताते हैं कि एग्जाम में आप इसको चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे कैसे। पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हमारे पास दर्पण है और यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है और यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा पहले त्रिभुज बनेगा, तब जाके सर्किल बनेगा, तब जाके
चतुर्भुज बनेगा। एग्जाम्पल दिए हैं मेरे दोस्त, अब लिखो तुमको हम जो चीज लिखवा रहे हैं वो लिखो। जो हमारा एक पॉइंट है जो पूरे दर्पण प्रतिबिंब को चुटकी बजाते ही सॉल्व करा देगा। जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखो, दर्पण से नजदीक में क्या है, त्रिभुज। तो दर्पण से नजदीक में त्रिभुज है तो दर्पण से नजदीक में त्रिभुज बना है। दर्पण से दूर है वृत्त तो दर्पण से दूर बना है। दर्पण से और दूर है चतुर्भुज तो दर्पण से और दूर चतुर्भुज बनेगा। ये बात समझ गए आप लोग। दर्पण से दूर में नजदीक में त्रिभुज है तो त्रिभुज बनेगा, दूर है सर्किल तो दूर बनेगा, चतुर्भुज और दूर है तो वो और दूर बनेगा। ये बात को समझिए। अब हम इस बेस पे और इसको एक बार और दूसरा तरीका से हम सिखा दे रहे हैं। चलो, ये दर्पण से नजदीक में एरो है तो दर्पण से नजदीक में एरो बन जाएगा। ये वाला एरो दर्पण से दूर में है तो दर्पण से दूर बनेगा। देखो, ऐसा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में है, अभी आपने किया है, क्योंकि ऐसा एरो बन ही नहीं सकता, ऐसा एरो बन ही नहीं सकता, ऐसा एरो बन ही नहीं सकता। इसलिए ये सारा गलत हो गया। बचा क्या, ऑप्शन बी। हमें पूरा चेक करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम चाहो तो बना भी सकते हो। ये भी दर्पण से नजदीक है तो ये दर्पण से नजदीक बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये वाला, ऐसे। ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींचा हुआ होगा। ये जो आया था चतुर्भुज ऐसा रहेगा, और यहाँ जो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने क्या समझा, दर्पण से जो चीज नजदीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नजदीक बनता है, दर्पण से जो चीज जितना दूर होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ये बात बिल्कुल आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आजकल के एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखो, 2 और 3 का यूज करके हम लोग 3 कैसे बनाए हुए हैं यही देखना है। 4 और 5 का यूज करके 10 कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार 6 और 7 का यूज करके क्वेश्चन मार्क को बना देना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, इसको ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है, 2 और 3, इन दोनों को उठा लेते हैं। 2 और गुना कर दे 3, इन दोनों को गुना कर दे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, इस 6 का हम आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। जब हम 6 को आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर बीच वाला नंबर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, 2 गुना 3, यहाँ पर डायरेक्ट करो, 2 गुना 3, 2 गुना 3 कर सकते हो, 2 गुना 3, इसको आधा कर दो मेरे दोस्त, 2 गुना 3 को आधा कर दो तो 3 2 से 2 कट जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 3 बचेगा। अब बीच में भी 3 लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों का गुना करके आधा करके बीच में लिखा गया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो 2 गुना 3 कितना हो गया, 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इनका हम आधा कर देंगे, आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे। इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएगा। बिल्कुल बीच में भी 3 लिखा हुआ है। जब ऐसा बात है मेरे दोस्त तो दूसरा में भी फ्लो होना चाहिए। 4 गुना 5 कर दो, आप भागा 2 करके देखो, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। इसको मेरे दोस्त 2 से भाग करोगे तो बिल्कुल 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल 5 आएगा। सॉरी, हमने क्या कर दिया मेरे दोस्त, ध्यान से देखो, हमने क्या कर दिया, 4 गुना 5, 4 पचे 20, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब 20 को जब हम मेरे दोस्त यहाँ 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब हम 20 को 2 से भाग करेंगे 10 होगा। अब बिल्कुल 10 यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया है ना। सेम लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर 6 आ गुना का 7 कर देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 42। इस 42 का हम लोग आधा कर देंगे तो 42 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 21 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, आप इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला को पूरा करना। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही बात को बताना है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले यहाँ पर हम लोग
कुछ लॉजिक को हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखो इसमें किसी भी सिंगल को तुम उठाओ और उसका रोटेशन चेक करो, क्योंकि जो हमारा सीरीज चैप्टर है ये केवल और केवल रोटेशन मेथड से सॉल्व होता है। रोटेशन, रोटेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर, दाएं घुमाओ चाहे बाएं घुमाओ, आगे घुमाओ चाहे पीछे घुमाओ। देखो यहाँ पर रोटेशन चेक करो, यहाँ पर जो सर्किल ई कोना पे था, अगली बार ई सर्किल आ गया है ई कोना पे, फिर अगली बार एक सर्किल आ गया है यहाँ पर, यानी जो सर्किल है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ है, तो अगली बार वो जाएगा यहाँ पर। तो सर्किल का रोटेशन क्या है यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। जो सर्किल है मेरे दोस्त वो क्या है, 90 डिग्री, सर्किल 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम जा रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने के दिशा में घूम रहा है। तो सर्किल अगली यहाँ से यहाँ आ गया है, अगली बार यहाँ से यहाँ आ गया है, आया है, तो अगली बार मेरे दोस्त ये जाएगा यहाँ पर, ऊपर में सर्किल जाएगा। तो सर्किल जाएगा कहाँ पे, ऊपर में। ऊपर में जिस ऑप्शन में सर्किल नहीं है वो ऑप्शन ही गलत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त कि सारा ऑप्शन में ही ऊपर में सर्किल बना हुआ है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे मेरे दोस्त, जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जेड, इनका रोटेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे दोस्त, जो ये जेड है ना, ये यहाँ से आ गया है, अगली बार यहाँ से आ गया है यहाँ पर, फिर अगली बार यहाँ से आ गया है, अगली बार यहाँ पर आ गया है, आया है, फिर अगली बार मेरे दोस्त यहाँ से आ गया है यहाँ पर, अगली बार मेरे दोस्त यहाँ से कहाँ जाएगा, अगली बार यहाँ से आया यहाँ पर आएगा। लेकिन 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 यहाँ पर कुछ लॉजिक और लगा है। क्या लॉजिक लगा है, यहाँ पर जेड था, -1 होके वाई हो गया, उसके बाद -1 होके एक्स हो गया, फिर -1 होके यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ गए, यहाँ पर आ जाएगा डब्लू। इसमें क्या रोटेशन है, इसमें जो रोटेशन है अल्फ़ाबेट में, जैसे जेड -1 करके इनको भी 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है। ये बात भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो जेड है, जेड में -1 करेंगे, क्लॉक वाइज में घुमा देंगे 90 डिग्री। ठीक है, फिर से यहाँ पर अब हम देखेंगे जिस ऑप्शन में डब्लू यहाँ पर नहीं है वो ऑप्शन ही गलत है। तो यहाँ पर डब्लू नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन बी गलत। यहाँ पर डब्लू नहीं आ सकता, इसीलिए ऑप्शन ए गलत। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन दोनों में से कोई सही हो सकता है। इसको हम चेक करने के लिए एरो का रोटेशन चेक करेंगे। एरो का रोटेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त हमें कुल मिला के समझ में बात ये आ रही है कि एरो पहले इस डायरेक्शन में था, अगली बार ये आ गया है नीचे, फिर अगली बार ये आ गया है यहाँ पर। तो अगली बार जो एरो है मेरे दोस्त ये ऊपर की तरफ दिखेगा। क्यों, क्योंकि एरो जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी एरो जो है ना, ये 90 डिग्री जो 90 डिग्री एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन, एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी के चलने के उल्टे दिशा में। घड़ी हम लोगों का चलता है बाएं से दाहिने तरफ, लेकिन ये 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज में घूमने का मतलब हो गया दाएं से बाएं की तरफ ये घूम रहा है। जो एरो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पहले इस दिशा में था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ एरो अब ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यहाँ एरो दिख रहा है नीचे की तरफ, इसीलिए ऑप्शन सी गलत। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी में ऊपर की तरफ एरो दिख रहा है। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त सीरीज का प्रश्न। इस बात को हमेशा के लिए आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, और हाल ही में रेलवे ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है। यहाँ पर 1 के बाद 3 बना है, 3 के बाद 9 बना है, 9 के बाद में 31 बना है, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब ही क्वेश्चन मार्क हुआ, उसके बाद 651 बना है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाया गया, बस इस लॉजिक को पहचानना है। यहाँ पर सबसे पहले 1 है, उसके बाद में क्या है 3 है, उसके बाद में क्या है 9 है, उसके बाद में क्या है 31 है, और उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या है 651। अब हमें इसमें लॉजिक ढूंढना है कि इसमें लॉजिक क्या लगेगा, किस लॉजिक का यूज करके ऐसे किया गया है। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 1 से हम लोग जब 3 बनाए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, 1 का अगर हम गुना कर देंगे 1 से, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा।
इसमें प्लस अगर हम 2 करते हैं मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, आप प्लस 2 करेंगे तो 3 बन जाएगा। यहाँ तो लॉजिक ठीक है। अब देखो क्या 3 से 9 बनाने में यही लॉजिक का यूज हुआ है। देखो तो यहाँ पर 3 का तुम गुना करो मेरे दोस्त, किन से, 2 से, 3 गुना 2, यहाँ पर गुना 1 किए हैं तो 1 बढ़ाकर यहाँ पर गुना करो, 3 का गुना करो 2 से, 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 हो गया। और 9 बनाना है तो यहाँ पर कितना प्लस करना होगा, 3 प्लस करना होगा, तो बिल्कुल 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 गुना 2 6, और 6 में प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 9 से 31 बनाना है, 9 से हम लोगों को क्या बनाना है, 9 से हम लोगों को 31 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 9 से 31 बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर गुना 1 करके प्लस 2 किए, यहाँ गुना 2 किए हैं तो अगली बार गुना 3 करना होगा, अगली बार गुना करेंगे 3, 9 3 की 27, यहाँ प्लस 2 किए हैं, यहाँ प्लस 3 किए हैं तो अगली बार प्लस 4 किया जाएगा, क्योंकि एक एक बढ़ाना है, सब में एक बढ़ रहा है। तो 9 गुना 3 27, और 27 में 4 को जोड़ेंगे तो 31 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, सेम लॉजिक को लगा देना होगा। क्या, यहाँ पर गुना 3 किया है तो अगली बार गुना किया जाएगा 4, इसमें जोड़ा कितना जाएगा, पहले में यहाँ पर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, तो अगली बार 5 जोड़ा जाएगा। तो 31 गुना हम लोग करेंगे 4, अब प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ हम साइड में कर लेते हैं, 31 गुना 4 कितना हो जाएगा, 1 गुना 4, ये हो जाएगा 4 3 12, 124 हो जाएगा। इसमें प्लस हम लोगों को करना है कितना, 5, तो ये हो जाएगा 9, आई हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 1, यानी 129 हो जाएगा मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, 129 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। यहाँ पर लॉजिक हम लोगों को समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे फिर से, अब यहाँ पर गुना 4 किए हैं तो अगली बार गुना 5 करेंगे, आप प्लस का 6 करके हम लोग देखेंगे क्या 651 आ रहा है कि नहीं, केवल जांच करना है। तो यहाँ देखेंगे 129 गुना करना है मेरे दोस्त किन से, 5 से, 129 में 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 के 5 हासिल कितना, 4, 5 दूनी 10 4 14 के 4 हासिल कितना, हासिल कितना, 1 5 1 6, बिल्कुल 645। आज जैसे ही प्लस 6 करेंगे 651 बन जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के हमारा लॉजिक क्या है मेरे दोस्त, सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा वो क्या आएगा, 129 आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या यहाँ पर का लॉजिक था, गुना 1 प्लस 2, समझ रहे हैं, गुना 1 प्लस 2, गुना 1 प्लस 2, फिर अगली बार यहाँ देखो पहले गुना में 1, फिर गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना 4, फिर गुना 5, लॉजिक एक एक बढ़ रहा है। प्लस में प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी प्लस में भी एक एक बढ़ा देना था। बस हमारा कुल मिलाकर आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, जिस प्रकार 12 से हम लोग 54 का रिलेशन है, जिस प्रकार 12 का रिलेशन 54 के साथ में, सेम रिलेशन 15 का क्वेश्चन मार्क के साथ में, और क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पर 12 करके हम लिखते हैं कि 12 से हम लोग, जो 12 लिखा है इनसे हम लोग 54 कैसे बना सकते हैं, 12 से हम लोग 54 कैसे बना सकते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर 15 से हम लोगों को क्वेश्चन मार्क बनाना है। ये बात समझ में आ गया आपको, 12 से 54 कैसे बनाना है, उसी प्रकार से मेरे दोस्त यहाँ पर 15 से क्वेश्चन मार्क बनाना है। का लॉजिक है, देखो ध्यान से, 12 से 54 बनाने के लिए बिल्कुल आसान मेथड है। क्या, 12 को गुना कर देना 5 से, 12 गुना 5 कितना हो जाएगा, 12 25 60, 60 हो जाएगा। उसमें से माइनस कर देना है 6, 12 25 60 माइनस 6 कर देंगे 54 बन जाएगा। जब ऐसा लॉजिक है मेरे दोस्तों, सिमिलरली यहाँ पर करके देखो, 15 को गुना करो 5 से, आप माइनस कर दो 6, तो 15 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 75, 75 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 69। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, 69। कुल मिलाकर 69 ऑप्शन डी दे रखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर सेम लॉजिक है मेरे दोस्त, यहाँ पर गुना 5 करके माइनस 6, उसी प्रकार गुना 5 करके माइनस 6 करने से 69 आ रहा है, इसका राइट आंसर 69 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रृंखला का है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास जो सीरीज दी गई है ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना है तो यहाँ पर क्या करना होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें टोटल ये जो भी है ना, ये सीरीज वाला जो प्रश्न है, यहाँ पर खाली खाली स्थान दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड लगता है, ग्रुपिंग मेथड। और ग्रुपिंग मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करो, आ ग्रुप बनाओ। तो नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, खाली वाले को भी गिना जाता है मेरे दोस्त। तो एक एक दो दो एक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसमें टोटल लेटर है कितना मेरे दोस्तों, 18 है। तो ये 18 लेटर है, इसको तुम 3 छक 18 लिख सकते हो, बिल्कुल 3 गुना 6 लिख सकते हो। तो या तो 3 3 की ग्रुप बनाओ या फिर 6 का ग्रुप बनाओ। 3 3 छक 18 होता है। तो जो 18 का ये लेटर बना है, इसमें टोटल लेटर कितना है मेरे दोस्त, टोटल लेटर है 18, है ना। तो इसमें टोटल लेटर 18 है। तो इसमें क्या करो तुम, 18 लेटर है तो या तो 3 3 की ग्रुप बनाओ या तुम 6 का ग्रुप बनाओ। तो हम सबसे पहले 3 3 का ग्रुप बना देते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमने 3 3 का 6 ग्रुप बना दिया। और हमारा दूसरा जो स्टेप होगा, हमें चेक करना होता है क्या सारे ग्रुप आपस में सेम है कि अलग अलग है। तो यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है देखो, फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पर पहला लेटर एल है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, पांचवा ग्रुप का पहला लेटर क्या है, एल है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट लेटर क्या है, यू है। तो यहाँ पर लास्ट लेटर क्या है, यू है। अच्छा, दूसरा सेकेंड ग्रुप का पहला लेटर ए है, यहाँ पर फोर्थ ग्रुप का पहला लेटर ए है। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ से एक बात क्लियर आ रही है कि यहाँ पर अल्टरनेट जो ग्रुप है ए सेम है। कौन कौन सा, जैसे ई ग्रुप इसके सेम है, 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 अल्टरनेट ग्रुप सेम है। अल्टरनेट ग्रुप सेम है मेरे दोस्त, यहाँ से बात समझ में आ गई। तो जब अल्टरनेट ग्रुप सेम है तो यहाँ पर किसी के देख कर तुम भर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा जो ग्रुप है, इसमें बीच में क्या है, एन है। तो यहाँ पर बीच में एन हम भर सकते हैं। तो हमारा एक ग्रुप बन चुका है एल एन यू। तो इसको देखकर सारे को भर लो, एल एन यू। तो यहाँ पर आ जाएगा एल, यहाँ एल एन, यहाँ पर आ जाएगा यू, यहाँ पर आ जाएगा एल, बीच में आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा यू। तो एल एन यू एक ग्रुप बन गया। तो ये तो हमारा फिल हो गया। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर दूसरा ग्रुप क्या है, ए जेड। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है पी बीच में, यहाँ पर बीच में खाली है तो बीच में हम पी लिख सकते हैं, यहाँ से देखकर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो ये ग्रुप क्या बन गया, ए पी जेड। अब इसको देखकर भर दो, ए पी जेड आ गया। यहाँ पर तो ए, यहाँ पर आ जाएगा ए। हमारा कुल मिलाकर सारा ग्रुप ही भर गया, सब ग्रुप भर गया। तो इस ग्रुप में क्या क्या लेटर का यूज हुआ है बस वही लिख देना है। सबसे पहले हमने इस पहले ग्रुप में एन भरा है, दूसरा ग्रुप में हमने पी भरा है, तीसरा ग्रुप में हमने एल भरा है और यू भरा है, चौथा ग्रुप में हमने जेड भरा है, पांचवा ग्रुप में हमने एन भरा है और छठा ग्रुप में हमने ए भरा है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, एन के बाद पी, एन पी एल यू जेड एन ए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। कुल मिला के ऑप्शन डी सही है मेरे दोस्त। ये बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बनाया जाता है मेरे दोस्त, इसको दिमाग में आप हमेशा के लिए सेट कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे दोस्त। जिस प्रकार पासा का रिलेशन घन के साथ है, सेम रिलेशन पृथ्वी का क्वेश्चन मार्क से। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम लोगों को बताना है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर का लॉजिक है, वह लॉजिक को समझिए। यानी पासा का जो रिलेशन घन के साथ है वही रिलेशन पृथ्वी का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, देखो हम सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आज तो जानना पड़ेगा। देखो जो पासा होता है हमारा, जिसे लूडो बोला जाता है, पासा ऐसा होती है ना, पासा कुल मिलाकर हम लोगों का ऐसा होता है। जो पासा होता है जिससे हम लोग डाइस खेलते हैं मेरे दोस्त, वो कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर 1 2 3 नंबर लिखी हुई होती है, बिल्कुल। तो जो हमारा पासा है उसकी घन से संबंधित है। तो जो हमारा पासा होती है मेरे दोस्त, वो बिल्कुल घनाकार आकृति होती है, एक घन की तरह आकृति होती है। बिल्कुल सही बात है, जो पासा है वो बिल्कुल घन की तरह होती है। सेम लॉजिक जो पृथ्वी है मेरे दोस्त, वो कैसा होता है, जो पृथ्वी है वो कुल मिलाकर एक गोल की, पृथ्वी क्या है, गोल,
कुल मिलाकर गोलाकार आकृति होती है। जिस प्रकार पासा घनाकार आकृति होती है उसी प्रकार जो पृथ्वी है वो गोलाकार आकृति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोला से। ऑप्शन नंबर सी, गोला, क्योंकि पासा जिस प्रकार घनाकार होती है उसी प्रकार पृथ्वी गोलाकार होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अच्छा, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त। सबसे पहले ये आकृति में दिखाना है कि कितना त्रिभुज बना हुआ है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर कितना सुंदर त्रिभुज दिख रहा है, इतना सुंदर आकृति हमको नजर आ रहा है कि इस वाले आकृति में त्रिभुज हम बहुत अच्छे तरीका से सीख सकते हैं। अच्छा, आपको मैं बेसिक त्रिभुज एक बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास कुल मिलाकर अगर ऐसा त्रिभुज हो, कुल मिलाकर ऐसा एक त्रिभुज हो, यहाँ से एक लाइन खींची हुई हो, यानी इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट जो साइड है यहाँ पर एक लाइन खींची गई हो, तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा हम कैसे काउंट करते हैं मेरे दोस्त। इसको टोटल काउंट करते हैं, 1 और 2 नंबरिंग कर देते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 2 1 कितना 3 त्रिभुज हो गया। इसमें टोटल कितना 3 त्रिभुज हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। कैसे 3 त्रिभुज हो गया हम वो भी काउंट करके आपको दिखा देते हैं। एक ई छोटा वाला त्रिभुज हुआ, बिल्कुल। एक ई छोटा वाला त्रिभुज हुआ, बिल्कुल। आएगा ये पूरा 12 वाला मिला के 3 त्रिभुज नहीं बना, बिल्कुल 3 त्रिभुज बना। ठीक है, जब ये बात को आप समझ चुके हैं, जब ये बात को आप समझ चुके हैं तो इसका आंसर बड़ा ही जल्दी आप दे सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मेरे दोस्त देख रहे हैं कैसा आकृति बना हुआ है। यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है वो कुल मिलाकर ऐसा बना हुआ है, बना है, ऐसा बना है। अच्छा मेरे, अब हम इस मूल जो यहाँ पर फिगर बताया था इसको हम मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर जो आकृति बना हुआ है एक कैसा बना हुआ है, एक कुल मिलाकर ऐसा बना हुआ है मेरे दोस्त, ऐसा बना हुआ है। और यहाँ से एक लाइन खींची गई है, एक लाइन ई कोना से खींची गई है यहाँ पर। इसमें टोटल कितना त्रिभुज होगा मेरे दोस्त, इसमें 3 त्रिभुज होगा। कैसे, हमने अभी आपको निकाल कर बताया है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसा ही आकृति एक यहाँ पर बनाया गया है, एक आकृति यहाँ पर बनाया गया है, एक आकृति यहाँ पर बनाया गया है। यानी ऐसा आकृति कितना बनाया गया है, ऐसा आकृति 4 बनाया गया है। तो एक आकृति में मेरे दोस्त 3 त्रिभुज है, तो 4 आकृति में कितना त्रिभुज होगा, इसको 4 से हम लोग गुना कर देंगे। तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 × 12, यानी ई कोना में 3 है तो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, टोटल कितना त्रिभुज हो गया मेरे दोस्त, टोटल 12 त्रिभुज हो गया। तो हमने 12 यहाँ पर रख लिए, बीच में प्लस। और त्रिभुज देखेंगे। अच्छा मेरे दोस्त, एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, बन रहा है, और एक ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज ऐसे। तो कुल मिलाकर एक त्रिभुज में हम कितना त्रिभुज है ये काउंट कर लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो यहाँ से भी मालूम चल जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो आकृति भीतर बना हुआ है वो कुछ इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से। तो हमारा ये भी बेसिक फिगर है। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज होगा मेरे दोस्त, इसमें भी 3 त्रिभुज होगा। तो 3 त्रिभुज इसमें होगा और 3 त्रिभुज इसमें होगा। 3 को 2 बार जोड़ो या 3 को 2 से गुना कर दो, 2 आकृति है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा। तो ये 12 में 6 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मेरे दोस्त, क्या ये टोटल आकृति में 3 यहाँ से आ गया, 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 12 त्रिभुज तो यहाँ से आ गया, बिल्कुल। और 3 आ गया यहाँ से या 3 आ गया यहाँ से, टोटल 18 त्रिभुज हमने काउंट कर लिया। क्या और नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस प्रश्न में? मेरे दोस्त इन सारी आकृति को मिलाने के बाद कोई नया त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। ऑप्शन नंबर डी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे काउंट किए हैं ये बात आपको बिल्कुल समझना होगा, क्योंकि बेसिक आकृति जो है ना उसमें आपको त्रिभुज काउंट करना सीखना पड़ेगा। तो आपने बेसिक त्रिभुज में हम आपको काउंट करना सिखा दिए हैं, तो अब टॉप लेवल का भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर प्रश्न है, विषम की पहचान करें। विषम की पहचान करें। यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, विषम का मतलब होता है कि 3 किसी ना किसी प्रकार से सेम होगा, एक उनमें से अलग होगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखो जो ये 4 है ना ये 2 का स्क्वायर है,
है। यहाँ पर जो 27 है ये 3 का क्यूब है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। यहाँ देखेंगे जो 16 है ये 4 का स्क्वायर है, और जो 125 है ये 5 का है, क्यूब है मेरे दोस्त, क्यूब घन है। यहाँ देखो जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, और जो 64 है ये 4 का क्यूब है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में ऐसा बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी गलत। 7 का तो स्क्वायर है, यहाँ पर होना चाहिए 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्त, 512 होता है। तो यहाँ पर जो 218 लिखा है इसके जगह पे 512 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 4 के बाद में 5 हो जा रहा है, 3 के बाद में 1 जोड़ के 4 बना दिया जा रहा है, 2 के बाद में 1 जोड़कर 3 बना दिया जा रहा है। सेम लॉजिक मेरे दोस्त 7 के बाद 1 जोड़कर 8 बनाया जाएगा। 8 का क्यूब कितना होना चाहिए, 512। इसीलिए ऑप्शन सी में ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन में पहला नंबर का स्क्वायर करके उससे 1 बढ़ा दिया जा रहा है, उसका क्यूब। पहले नंबर 4 है, उससे 1 बढ़ा देंगे तो 5। पहला नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का क्यूब। सेम लॉजिक ऑप्शन सी में पहला नंबर 7 का स्क्वायर तो अगला 1 बढ़ा देंगे 8, उसका क्यूब होनी चाहिए। तो उसका क्यूब तो दिया नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अलग हो जाएगा यही, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में जैसे POND को 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और HALO को 39 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में PIN पिंक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। ये बात को आप लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है POND, इस पॉन्ड को उसने क्या लिखा है, इस पॉन्ड को उसने लिखा है 48। तो 48 कैसे हम लोग लिखेंगे, ये बात तो समझना पड़ेगा। चलिए आगे क्या बता रहा है, अगला जो पॉइंट बता रहा है, अगला पॉइंट बता रहा है HELO, हेलो। इसको उसने कोड क्या किया है, इसको उसने कोड किया है 39 से किया है, इसको उसने कोड 39 से किया गया है। सेम लॉजिक मेरे दोस्त यहाँ पर भी हम बता सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है PIN के पिंक का कोड क्या होगा, यही बात को बताना। चलिए तो यहाँ पर बात के समझते हुए हम यहाँ पर प्रश्न को कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग पी का, जैसे इनके स्थान को आपस में जोड़ कर देखो क्या 48 आ रहा है कि नहीं। पी का जो स्थान होता है एक्चुअल में 16 होता है, ओ का स्थान एक्चुअल में 15 होता है, एन का स्थान होता है मेरे तो 14, आयन का जो स्थान होता है 14, और डी का स्थान 4 होता है। इन सब के जोड़ कर देखो क्या 48 बन रहा है कि नहीं। सबको जोड़ेंगे तो इस 16 को और 14 को, इस 16 और 14 मिला के 30 बना। 30 में हम लोग जोड़ देंगे 15 को तो 45 हो जाएगा। अब 45 में 4 को जोड़ेंगे तो ये टोटल कुल मिला के इसको जोड़ने के बाद 49 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 48 दिया है, तो हो सकता है मेरे तो इसमें से -1 करके 48 बना दिया गया होगा। जब ऐसा बात है तो ये दूसरा पॉइंट में भी यूज होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर H का स्थान होता है 8, ई का होता है 5, आयल का होता है 12, आओ का होता है 15। इन सबको जोड़ने के बाद 39 आना चाहिए। इनको जोड़ो, 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। लेकिन यहाँ पर 39 बना है, इसका मतलब -1 करके 39 बनाया गया। तो हम कुल मिलाकर यहाँ पर जो लॉजिक है उसको समझ चुके हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर को प्लस करके उसमें से -1 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जा रहा है। सेम लॉजिक पिंक में लगा देंगे। पी का स्थान होता है 16, आई का स्थान होता है 9, एन का स्थान होता है 14 और के का स्थान होता है 11। इन सभी को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, जोड़ कर देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में हम जोड़ देंगे कितना, 25 में जोड़ेंगे 14 तो हो जाएगा 39, और 39 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 50 हो जाएगा। लेकिन मेरा आंसर -1 घटा कर देना है, तो 50 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 49। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त। तो ऐसे बनाया जाता है इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास एक मूल शब्द दिया है, वह शब्द चुनना है इन चारों ऑप्शन में से जो मूल शब्द में जो शब्द दिया गया है उनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब हुआ कि मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, इस वाले वर्ड में, इस वाले जो शब्द है, इन शब्द में कोई ऐसा
इन शब्द में कोई ऐसा वर्ड बनाना है जो इनका प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर, अगर हम ए को चेक करते हैं, चाहे ऑप्शन नंबर पहले बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी का जितना लेटर है वो मूल लेटर ई वाले वर्ड में मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर उसको हम बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आर ओ यू, ऊपर में आर है, ओ है, यू है, बिल्कुल है, एन है, डी है। इसका मतलब ऑप्शन बी में जितना वर्ड है ना, उस सारे वर्ड यहाँ से उठा कर रखा गया है। इसका मतलब इसको तो हम बना सकते हैं। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को, आर यू एन, ऊपर में आर है, उसके बाद यू है, उसके बाद एन है, ठीक है, तो इसको भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को चेक करते हैं, जी ए, भाई सॉरी, सी है, बिल्कुल है, ए है, बिल्कुल है, जी है, बिल्कुल है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ से एक चीज गलत दे दिया, क्योंकि मूल शब्द में कहीं भी ई लेटर का यूज नहीं हुआ है। तो ये बताइए ऑप्शन नंबर ए में ई लेटर कहाँ से आ सकता है, इसीलिए हम इसको नहीं बना सकते, बाकी सब बना सकते हैं। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, बी ए सी के, ऊपर में बी ए है ही, सी के यहाँ से उठाकर रख दिया गया। तो कुल मिला के ऑप्शन ए नहीं बना सकते, बाकी सबको हम बना सकते हैं, क्योंकि मूल शब्द में ई नहीं है तो ऑप्शन वाले में ई कहाँ से आ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, यही बात को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज क्या है, सीरीज है बी ओ, उसके बाद में पी है, बी ओ पी, बी ओ पी, बी ओ पी है, उसके बाद में क्या है, बी ओ पी, उसके बाद में है डी पी, उसके बाद में है एन, यहाँ पर है एफ, उसके बाद में क्या है, यू, एफ क्यू एल, उसके बाद यहाँ पर है एच आर, यहाँ पर है जे, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएंगे। सबसे पहले पहला लेटर देखेंगे कि कैसे बनाया गया है। देखो यहाँ हम लोग देख रहे हैं बी से डी बनाया +2 करके, बी से डी बनाया गया +2 करके, क्योंकि बी का स्थान 2, डी का 4, यहाँ भी +2 कर दिया गया है। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ भी +2 कर दिया गया है, तो अगली बार भी +2 कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे एच का स्थान होता है 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10वें नंबर पे जो लेटर होता है मेरे तो जे होता है। तो जिस ऑप्शन में जे नहीं है वो ऑप्शन ही गलत, ऑप्शन नंबर डी में जे नहीं है, गलत, ऑप्शन नंबर ए में जे नहीं है, गलत। हमारा कुल मिलाकर ऑप्शन बी और सी बचा हुआ है। यहाँ पर हम लोग लॉजिक को ढूंढेंगे। दूसरा लेटर ओ से बना है पी, +1 कर, ओ से पी बना +1 करके, अच्छा पी से बना है क्यू, +1 किया गया है, क्यू से बना है आर, +1 कर गया है। तो आर में हम भी प्लस का 1 कर देंगे, तो आर का स्थान होता है 18 में +1 करेंगे तो 19, 19वां लेटर एस होता है। तो यहाँ पर तो एस सब में दिया है, तो पहला लेटर जे, पिछला लेटर एस, अब लास्ट निकालेंगे। लास्ट हम कैसे निकालेंगे मेरे तो ध्यान से देखिए, यहाँ देखेंगे पी से एन बना है, पी से एन, पी का स्थान होता है 16, एन का होता है 14, -2 किया गया, ठीक है। एन से बना है एल, यहाँ भी -2 किया गया है। एल से अगली बार बन जाएगा मेरे दोस्त, अगली बार देखो 12 में से 2 घटाया गया यहाँ पर, तो जे बना है, बिल्कुल। अब जे में से भी 2 घटा देंगे तो जे का स्थान एक्चुअल में होता है 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8वां लेटर एच होता है। तो जे एस एच, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में बी गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन में बी में लास्ट में आई है, ठीक है। तो ये बात को भी आप लोग जरूर समझ चुके होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम में मुड़ा 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़ा 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है। चलो डायरेक्शन का प्रश्न है, तो सबसे पहले डायरेक्शन हम आपको बता देते हैं पेपर पे। मेरा जो डायरेक्शन पेपर पे हम लोग बनाते हैं कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। पेपर पे डायरेक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ऊपर में हम लोग उत्तर लेते हैं, नीचे में हम लोग दक्षिण लेते हैं, ठीक है। हमारा जो दाहिना बगल होता है वो पूर्व होता है और जो हमारा बायां होता है वो पश्चिम होता है। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को तुम जल्दी से ही बना सकते हो। क्या है, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, यानी उत्तर का मतलब सीधे ऊपर गया, कितना, 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ पर हम लिख लेंगे। आगे
फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। इसका पश्चिम हो जाएगा इस साइड, पश्चिम मुड़ता है और कितना जाता है 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर वह दक्षिण मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। फिर से वह दक्षिण नीचे की तरफ मुड़ता है और कितना जाता है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। दक्षिण की तरफ मुड़ता है और कितना जाता है 5 मीटर जाता है। दक्षिण मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 5 लिख लेंगे। अंत में वह पूरब में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में पूरब की ओर मुड़ता है तो पूरब उसका इस दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा गया है, तो वह अपने आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, ये बताइए मेरे दोस्त। पहले उस व्यक्ति जो चलना शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, अब वह व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गया, तो नीचे से वो किस दिशा में, ऊपर है। तो ये बताइए ऊपर कौन सी दिशा होती है मेरे दोस्तों, ऊपर में उत्तर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कुल मिलाकर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।